दूसरा नोटिफिकेशन जो था वो अर्बन डेवलपमेंट ने निकाला था और कारपोरेशन को हुक्म दिया था कि आप कारपोरेशन का नाम चेंज कर ले। वो इशू को गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि भाई इसके अंदर जो है अभी तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाया, हमने फाइनल डिसीजन कहाँ लिया है इसके ऊपर। औरंगाबाद मेरा और कोई आपका इंडिविजुअली हमारी जागीर तो है नहीं जी। नाम, तो हर शहरी मुतासिर है, जो शहरी मुतासिर है। धरने आंदोलन हो रहे हैं, रोडों पर नारेबाजी हो रही है, बट इसको कोर्ट में लड़ना कितना जरूरी है? अब अगर हम जाते हैं सिचुएशन में अभी हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट का वो फैसला तो आज भी मौजूद है ना। आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? मतलब ये एक लोकशाही का फैसला था या एक हुक्मशाही का फैसला? जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो इस तरीके से नाम चेंज करने की इजाजत नहीं देती। आम जनता को क्या इसमें रास्ते पर आने से कुछ, जैसा कि एक आम इंसान है, मैं हूँ, अगर मैं रास्ते पर आ जाऊं, मैं कोई आंदोलन करूं, तो इससे गवर्नमेंट को फर्क पड़ सकता है? मराठा समाज जो है रिजर्वेशन मांग रहा था, तो ये धरने मोर्चे आंदोलनों को निपटने का जो तरीका है कि इंडिया और भारत का भी नाम, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नॉन इश्यू को, जो इश्यू बना, रुकना चाहिए। इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें पहले लिखा जाता है इंडिया, और जो हमारा हिंदी में है संविधान, उसके अंदर पहले आता है भारत। तो मुसलमान को बीच में ला लो या दलित को बीच में ला लो, ब्लू स्क्रीन लगाओ या ग्रीन स्क्रीन लगाओ, अच्छा। जो चलाना है चला लो। प्रीव्यू। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज स्टूडियो। जैसा आप जानते हैं, हमारे पास हुई है मंत्रिमंडल की बैठक। उस बैठक में बहुत सारे इश्यूज बताए गए, बहुत सारे डेवलपमेंट के वादे किए गए, बहुत सारे बजट बताए गए। उसी के साथ साथ एक और मामला था जिस पर चर्चा हुई, ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर बहुत थोड़े टाइम के लिए उसमें बताया गया कि औरंगाबाद डिवीजन का नाम और पूरे औरंगाबाद जिले का नाम बदल दिया गया, उसे छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया। इसका गैजेट भी इशू कर दिया गया है। जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि ये नाम बदलने की क्या वजह है, ये बदल गया, अब इसको वापस से किया जा सकता है औरंगाबाद या नहीं। तो कानूनी एतबार से इस पर क्या कर सकते हैं, या इस पर आगे जो भी मामला चलेगा, जो कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चालू है, उसमें आगे क्या हो सकता है, तो इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है औरंगाबाद के काफी मशहूर वकील है एडवोकेट खान सलीम खान सर। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं जो मामला हुआ है ये कानूनी एतबार से सही है। ये जो फैसला लिया गया हमारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, तो ये फैसला क्या कानून के हद में रहकर लिया गया या फिर एक तख्तशाही के जैसा ये फैसला है? सर आपका स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। खान सलीम खान साहब, मैं भी जो बताया कि जो फैसला हुआ है कल की बैठक में कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया पूरी तरीके से, अभी डिवीजन का भी नाम चेंज कर दिया गया, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो औरंगाबाद का जो नाम चेंज हुआ है जी, तो ये कोई सरप्राइजिंग तो था नहीं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन इशू किया था और ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए थे लोगों से, और वो पेंडिंग था, और वो कभी भी हो सकता है, इसका अंदाजा कम से कम मुझे तो था कि ये कभी भी नाम चेंज हो सकता है। अच्छा, तो ये कोई सरप्राइजिंग डिसीजन नहीं था, ये पहले से तयशुदा था कि किसी ना किसी दिन इसको होना है, तो वो हिसाब से हुआ वो। तो सर, इस तरह से डेवलपमेंट की जो बैठक बताई गई थी कि मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के लिए, उसमें ये फैसला लेना कि जैसा कि कोर्ट को छुट्टी है गणपति की वजह से, ज्यादातर ये बात आ रही है कि 4 दिन छुट्टी है, उस वजह से फैसला लिया गया। हमारे खासदार का भी एक बयान, जो भाषण उन्होंने किए थे गांधी पुतले पर, उसमें भी आया कि कोर्ट का छुट्टी का वक्त देखकर इन्होंने ये फैसला लिया। तो ये चीज सही की गई गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, सही और गलत का सवाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाजे कर दूं कि नामांतर का जो इशू है जी, ये पॉलिटिकल इशू है। यानी ये किसी समाज का, यानी मैं खासतौर पर कहूँ कि मराठा समाज का तो ऐसा कोई डिमांड ही नहीं था कि 1988 में बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना औरंगाबाद में लाई, तब उन्होंने कहा था कि इस शहर का नाम तब्दील किया जाएगा, और उन्होंने इसको वहां से संभाजीनगर बोलना शुरू किया। जैसे आपने रिजर्वेशन के ताल्लुक से देखे कि धरने, मोर्चे, आंदोलन हुए, वैसा औरंगाबाद की नाम तब्दीली के लिए ऐसा कोई हुआ ही नहीं।
कभी कोई धरना मोर्चा या आंदोलन नहीं हुआ। हम्म, तो ये पॉलिटिकल इशू था। हम्म, इस पॉलिटिकल इशू के ऊपर शिवसेना ने जो मराठवाड़ा में अपने कदम जमाए हम्म, और उसमें सक्सेस रहे। हम्म, तो ये पॉलिटिकल इशू था हम्म, और ये इशू का इस्तेमाल पिछले 30-35 सालों से होता आया है। तो ये इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दा इलेक्शन के ज्यादा टाइम पे उठता है। उड़ता है ये। हम्म, लेकिन इस बार जो हुआ हम्म, तो देखिए कि आप मराठा आंदोलन चल रहा था। हम्म, मराठा अवाम का डिमांड है रिजर्वेशन का। हम्म, मराठा लोग चाहते हैं कि उनके समाज को रिजर्वेशन मिले। जी, इशू गवर्नमेंट के सामने वो था। जालना में आंदोलन चल रहा था, जी, वहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई हुई। हम्म, कार्रवाई के बाद पुलिस एक्शन हुआ, हम्म, जिसकी मजम्मत में जो है महाराष्ट्र बंद का है। हम्म, और आपने देखा होगा कि हमारे औरंगाबाद में भी टोटली बंद बनाया गया, जी, मुस्लिम महलों में भी टोटली बंद रहा। ये मराठा समाज से हमदर्दी हम्म, का एक मुजाहरा था। मतलब मुस्लिम समाज ने एक सपोर्ट किया था भाईचारा का। हाँ। ये- जो लीडरशिप ये दावा करती है, जैसे महाराष्ट्र में जो चल रहा है अभी, जो हम लोग जो देख रहे हैं, तो इस इशू में जो है बीजेपी फंस गई थी। हम देखे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो है हम्म, बैकफुट पे आ गए थे इसके अंदर, हम्म, और उनके ताल्लुक से क्या क्या बोला जा रहा है, अन्ना जी पंत वगैरह वगैरह। आप देख रहे हैं कि मराठा समाज ने जो है उसको किसी हद तक कम करने के लिए जो है फिर से इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल लिया इसको। मतलब उस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए ये किया गया। ये किया गया, उनको ऐसा लगा कि शायद ये इशू करने से जो उनकी मराठा समाज में जो कम हो गई है, क्योंकि मराठा समाज को आज भी उनका इख्तियार नहीं मिला। मैंने वो जो डिमांड कर रहे थे वो नहीं मिला। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वो मांग कर रहे थे रिजर्वेशन की, इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला नेम चेंज का। तो मराठा समाज के लोग भी इस चीज को समझते हैं कि वो मांग क्या रहे हैं और इनको दिया क्या जा रहा है। तो ये पॉलिटिकल इशू है और ये पॉलिटिकल इशू का इस्तेमाल जो काफी अरसे से किया जा रहा था। अब रहा सवाल कि ठीक है, नोटिफिकेशन इशू कर दिया उन्होंने तो कानून के मुताबिक किया, सरकार का ये पक्ष है। अब इसके अंदर जो है कि आप लोगों को पता है कि इस नोटिफिकेशन के निकलने से पहले नोटिफिकेशन निकला था जिसमें आवाम से सजेशन मंगाए गए थे, ऑब्जेक्शन मंगाए गए थे। सजेशन क्यों लिए गए थे फिर? ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाए गए, मैंने भी ऑब्जेक्शन दाखिल किया उसमें, लेकिन हियरिंग के लिए किसी को नहीं बुलाया गया। अच्छा, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हियरिंग के लिए बुलाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं बुलाया गया और डायरेक्ट जो है ये फैसला मौके की नजाकत को देखते हुए, जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इन हालात में जो है खुद की डैमेज कंट्रोल के लिए इन्होंने ये इकदाम किया कि कुछ हद तक के डैमेज कर। मुझे नहीं लगता कि डैमेज कंट्रोल हुआ। मराठा समाज भी जो है इतना जागरूक हो चुका है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं, ये लोग वो अच्छी तरह से समझते हैं। और ये जो आपस में लड़ाने की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसका एक ये हिस्सा है। तो ऑब्जेक्शन और सजेशन कॉल किए गए थे, उस पर हियरिंग नहीं ली गई और डायरेक्ट ये फैसला लिया गया। अब जितने लोगों ने औरंगाबाद में मराठवाड़ा के डिफरेंट डिवीजन से जो है हमारे ऑब्जेक्शन और सजेशन दाखिल किए थे, वो तमाम लोग हाईकोर्ट अप्रोच होकर इनफरादी तौर पर रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं इसके खिलाफ। मतलब आप जो बताए कि ऑब्जेक्शन आपने भी डाले थे, ऑब्जेक्शन मैंने भी डाले, तो क्या मुझे पर्सनली गवर्नमेंट काम था कि उसकी जो हियरिंग होगी उसमें बुला सकते? इतना हक होता है मेरा, जैसा औरंगाबाद से लाखों लोगों ने दिए थे ऑब्जेक्शन। देखिए, सबको बुलाया जाना तो मुनासिब नहीं था, लेकिन जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो, हमने रिटर्न में तो दाखिल कर दिए थे। हियरिंग का मौका दिया जाता तो कम से कम वो पॉइंट जो दिए गए थे उसको हम एक्सप्लेन कर सकते। तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। अच्छा सर, इसके अलावा जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसमें लास्ट तारीख जो गई थी उसमें कोर्ट ने ये बताया था कि अभी ये चीज लागू ही नहीं हुई है, डिवीजन के ऊपर, जिले के ऊपर ये चीज आई नहीं है, गवर्नमेंट ने फैसला नहीं लिया है। तो उस चीज को थोड़ा सा ब्रेक दिया गया था। जो सिटी का नाम जो गैजेट आया था उसमें सिटी का नाम बदला गया था, तो उस पर ज्यादा फोकस किया था कोर्ट ने। अब कोर्ट में क्या मामला रह गया? जैसा आप इस केस से काफी वक्त से जुड़े हुए हैं, आपको इस केस की स्टडी बहुत ज्यादा है, तो अब कोर्ट के अंदर ये मामला कैसा जा सकता है? देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है जी, वो मैटर दाखिल किया गया था उस टाइम जो है
3 जीआरएस निकले थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो पब्लिश हुए थे गवर्नमेंट गजट में, वो 3 थे। पहला नोटिफिकेशन था यही फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू डिवीजन के डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये औरंगाबाद तालुका जिला इसका सबका नाम चेंज किया जा रहा है और आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन और सजेशन हो तो आप दाखिल करो। दूसरा नोटिफिकेशन जो था वो अर्बन डेवलपमेंट ने निकाला था और कारपोरेशन को हुक्म दिया था कि आप कारपोरेशन का नाम चेंज कर ले। तीसरा नोटिफिकेशन जो था वो जो ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ था वो सामान्य प्रशासन का था। उसमें तमाम गवर्नमेंट के जो महकमे थे उनको ये आदेशित किया गया था कि आप अपने ऑफिशियल वर्क में जो है संभाजी नगर नाम का इस्तेमाल करें। तो रिट पिटीशन जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग थी वो इन तीनों के ताल्लुक से थी। अच्छा। लेकिन पिछले बार अभी 2-3 हेयरिंग से मैं बॉम्बे में इसमें वो नहीं किया, पार्ट नहीं ले सका मेरी जाती मसरूफियत की बिना पे, लेकिन मैं वहाँ ऑर्डर पर आऊँ। वहां पर बात ये निकली थी कि चूंकि अभी ऑब्जेक्शन और सजेशन कॉल किए गए और उसके ऊपर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, तो उस हद तक के जो पिटिशंस थी ये इशू को अलग कर दिया गया उससे। और जो इशू था कि सिटी का नाम चेंज हो गया है उसको वो फाइनल हियरिंग के लिए 10 अक्टूबर शायद उसकी डेट मुकर्रर की गई थी। और ये जो भी सबमिशंस थे ये सरकारी वकील की जानिब से थे, कोई ऑफिशियली उन्होंने कोर्ट में लिख कर नहीं दिया। अच्छा। यकीनदानी की थी कि अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे इसके ऊपर, वो प्री मैच्योर है। अच्छा। तो इसलिए वो इशू को गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया, गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि भाई इसके अंदर जो है अभी तो हमने सिर्फ ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाया, हमने फाइनल डिसीजन कहाँ लिया है इसके ऊपर। तो इसलिए उसको प्री मैच्योर मानकर कोर्ट ने तस्लीम करके वो इशू को उसमें से खारिज कर दिया था उस हद तक। लेकिन जो सिटी के नाम की तब्दीली का जो मामला था वो इशू के ऊपर उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर हेयरिंग होनी वाली थी कि वो सही हुआ या गलत हुआ। अब इन हालात में दोबारा वही सिचुएशन बन गई है क्योंकि अब इन्होंने जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, गजट में पब्लिश हो चुका है। अब इस हालात में अब फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया है और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका कि अब जितने लोगों ने इसमें ऑब्जेक्शन और सजेशन दाखिल किए थे वो तमाम लोग चाहे तो वकीलों से कांटेक्ट करके कोर्ट में इंडिविजुअली भी वो रिट पिटीशन दाखिल करके इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है, जितने भी लोग ऑब्जेक्शन दिए थे अपने ऑब्जेक्शन पे हाईकोर्ट बिल्कुल अप्रोच हो सकते। देखिए पहली बार जो हुआ था कि वह मुश्ताक साहब ने दाखिल किया, उस्मानी साहब ने दाखिल किया, मेरा वही बोल रहा था कि लिमिटेड इस पे पिटिशनर थे तो इतने लोग कर सकते हैं मतलब कोर्ट में। अभी देखिए आप रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो ये पिटीशन थी तो उसमें तो कई 100 से लोग थे जी। तो औरंगाबाद मेरा और कोई आपका इंडिविजुअली हमारी जागीर तो है नहीं जी नाम, तो हर शहरी मुतासिर है, जो शहरी मुतासिर है वो कोर्ट में अप्रोच हो सकता है। और अब तो ऐसा होगा ना, मैं किसी से शिकायत की जरूरत नहीं, चलो पिछली बार सेलेक्टेड लोग अप्रोच हुए थे, अब के अगर कोई अप्रोच होना चाह रहा है तो उनको रोकेगा कौन? सही। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है और उनको ऑब्जेक्शन था तो वो लोग जा सकते हैं कोर्ट में और वो अपना वो कर सकते हैं। अच्छा, जो आने वाली तारीख है कोर्ट की तो अब उसमें कैसा मामला रह सकता सर? देखिए अब इसके अंदर जो है वो काउंसिल सभी क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करती है, क्योंकि मैं डायरेक्टली मैं हाईकोर्ट काम नहीं करता हूँ, मैं सेशन में करता हूँ। तो वो पिटिशनर और जो एडवोकेट्स है क्या उसको अमेंडमेंट करते हैं, उसी पिटिशन को अमेंड करते हैं या फ्रेश दाखिल करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है तो इसके लिए औरंगाबाद बेंच में अपीयर होना चाहिए और यहाँ दाखिल किया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे के सामने डिफरेंट इश्यू सिटी का है। अब ये चूंकि पूरा होल मामला है और ये फ्रेश है तो इसलिए औरंगाबाद में जो है बेंच अवेलेबल है हाईकोर्ट की, वहां पर अप्रोच हो जा सकता। जरूरी नहीं है बॉम्बे हाईकोर्ट जाना, बॉम्बे हाईकोर्ट के बिफोर मैटर अलग है क्योंकि वो उसका जुरिस्डिक्शन भी अलग है। अच्छा। और सर इस पे एक सवाल था मेरा, आप काफी ज्यादा पॉलिटिक्स को भी समझते हैं औरंगाबाद की, ये जो कल इतना बड़ा फैसला लिया गया जो चंद सेकंड में क्या बोलते हैं हमारे सीएम ने बता दिए कि आधिकारिक तौर पे हमने नाम चेंज कर दिए, इसका नाम संभाजी नगर हो चुका है। तो हमारे पास की जो पॉलिटिक्स है, जो क़यादत है, वो उसमें से कोई भी ज्यादा आगे नहीं आए हैं। कोई भी बड़ा जो शख्सियत है जो मशहूर है उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, तो इनको किस तरह से आगे आना चाहिए? पॉलिटिक्स में मैं क्या बोलूँ कि वो लोगों को क्या मतलब हर पार्टी का जो है एक अपना स्टैंड होता है, तो अभी तो होना तो ये चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर बोलती है तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो इशू पे। और अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना ये कि चांस है कि फ्रेशली हुआ है
तो पार्टीज को भी चाहिए कि अगर वो नामांतर के जो है विरोध में, तो वो भी अप्रोच होना चाहिए उनको कोर्ट से। धरने मोर्चे आंदोलन अपनी जगह, लेकिन अगर रियली आप इस शहर के नाम को बचाना चाहते हैं, मेरा मेन मोटिव वही था पूछने का आपको कि धरने आंदोलन हो रहे हैं, रोडों पर नारेबाजी हो रही है, बट इसको कोर्ट में लड़ना कितना जरूरी है? देखिए अब जैसा मैं आपको बोलूं कि पिछले बार भी जो है मुश्ताक अहमद साहब ने जब 1995 वगैरह में जब मैटर चला था, हमको बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, हमको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली। सेम इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था अपना डिसीजन, इसलिए उस पर कोई फैसला आए बिना वो पिटिशन ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो गई। डिस्पोज हो गया। तो जी अब जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप हाई कोर्ट अप्रोच हो सकते हो, तो हाई कोर्ट में ये जो प्रोसीजर हुआ इसको तो पहले ही वैलिड माना गया है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन आपको हाई कोर्ट में जाकर ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अगर हम हाई कोर्ट भी अप्रोच होते हैं तो हाई कोर्ट हमको रिलीफ देंगी, ये ऐसा मुझे बहुत कम चांसेस ऐसे लगते हैं इसके अंदर। मतलब सर हाई कोर्ट में जैसे मुश्ताक साहब का जो औरंगाबाद के नामांतर का जो फैसला था, बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने हमारे फेवर में नहीं दिया था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया था, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी वो विड्रॉ कर लिया गया, इसलिए केस खत्म हो गया। अब अगर हम जाते हैं सिचुएशन में अभी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का वो फैसला तो आज भी मौजूद है ना कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोर्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है बोले। तो अब ये समझिए कि हाई कोर्ट के रास्ते सुप्रीम कोर्ट जाना है, बाकी कुछ भी नहीं है उसकी। बस ये एक स्टेप है कि पहले हाई कोर्ट आएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच तो पहले हाई कोर्ट होना पड़ेगा ना, स्टेप है वो। जी सर अभी देखा जा रहा है इस फैसले को लेकर लोगों में एक मायूसी हो गई है। बहुत से लोगों ने यकीन कर लिया है कि अब चेंज हो गया, अब कोर्ट भी जाने से कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ही है। तो गवर्नमेंट का इतना पावर और ये करना, आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? मतलब ये एक लोकशाही का फैसला था या एक हुक्मशाही का ऐसा? देखिए हम जब लॉ में थे तो पॉलिटिकल साइंस भी हमारा सब्जेक्ट था, तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो हमको बताया करते थे कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, यानी किसी को भी इतनी मेजोरिटी में चुनकर नहीं लाना चाहिए कि वो मनमानी करने लगे। अच्छा। और या मराठी में उसको बोलते थे कि एक हाथी सत्तेची मस्ती, यानी अगर एक हाथ में सत्ता आ जाए, हुकूमत आ जाए तो मस्ती आई थी, मराठी में कहावत है। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर उनके पास फिगर है, तो जब सत्ता इनके पास है, जिनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है, तो वो लोग तो करेंगे ही ना। लेकिन चूंकि हमारा मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, रूल से चलता है, रेगुलेशन से चलता है, और हमारे पास लिखित लॉ है, तो इसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। सक्सेस मिलना नहीं मिलना ये बात की बात है, लेकिन प्राइमा फेसी जो केस है, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो इस तरीके से नाम चेंज करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन 2014 के बाद से भी जो है जुडिशरी का जो मामला चल रहा है, बाबरी मस्जिद का जजमेंट हो या फिर शिंदे गवर्नमेंट का जो, तो उसके ऊपर भी जो है जो फैसले आए, पब्लिक में भी जो चर्चा चालू है कि कोई सेटिस्फैक्ट्री जो जजमेंट्स है, यानी एक तरफ जैसे कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू देख रहा था तो उद्धव ठाकरे साहब कह रहे थे कि इलीगल मुख्यमंत्री है। तो अब इलीगल मुख्यमंत्री है और मंत्रिमंडल इलीगल है, व्हाटएवर में, तो ऐसे फैसले तो करेंगे ही ना। अच्छा, तो मतलब पहले लीगल लोग को लाओ, फिर फैसलों पे भरोसा करो। सर आखिर में ये जो पूरा मामला हुआ है, इसमें हमारे पॉलिटिकल पूरे लीडर्स खामोश है, बड़ी बड़ी पार्टियां खामोश है, तो एक आम जनता को क्या इसमें रास्ते पर आने से कुछ, जैसा कि एक आम इंसान है, मैं हूँ, अगर मैं रास्ते पर आ जाऊं, मैं कोई आंदोलन करूं, तो इससे गवर्नमेंट को फर्क पड़ सकता है, ये फैसला वापस लिया जा सकता है? देखिए धरना, मोर्चा, आंदोलन, एजिटेशन, इनकी कदर की जाए तो ये अपने आप में अहमियत रखते हैं। आजादी तो यही मोर्चों धरनों से ही मिली थी हमको, बराबर है, लेकिन चाहे वो शाहीन बाग हो, किसान आंदोलन हो,
या खुद कांग्रेस के दौर में भी जब अन्ना हजारे बैठे थे, किस तरीके से इन धरने मोर्चे और आंदोलनों को गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है, ये हम लोग जानते हैं। किसान आंदोलन में काफी आंदोलन नजदीकी से में देखे। हुआ। और पीछे जालना का ही वाकया है हमारे पास। जी, खरीद का मराठा खरीद है। समाज जो है रिजर्वेशन मांग रहा था, हम्म, उनके ऊपर भी जो हुआ, तो ये धरने मोर्चे आंदोलनों को निपटने का जो तरीका है, जो सरकार का है, ये जायज तरीका नहीं है। तो देखिए, धरने मोर्चे आंदोलन जो है करना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से करना चाहिए, सरकार को भी उनको डेमोक्रेटिक तरीके से डील करना चाहिए। पर साथ ही साथ जो है ना, देखिए, किसी भी चीज का हल जो है आखिर में कोर्ट में ही निकलता है। तो ये सब के साथ अगर कानूनी लड़ाई जो है ताकत के साथ लड़ी जाए तो अल्टीमेट इसमें सक्सेस है। मतलब इसमें कोई क्या बोलेंगे कि सब कुछ चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मेन मोटिव वही था मेरा पूछने यानी का कि आप देखिए, मायूसी। मायूसी का सवाल तो ऐसा है कि अब देखिए, नाम बदलने वाले खुद का नाम चला गया, पार्टी चली गई, अच्छा, जिन्होंने शुरुआत की। और जी। हद तो ये हो गई है कि फिलवक्त अब मामला यहां तक पहुंच चुके हैं कि इंडिया और भारत का भी नाम, तो ये कहीं ना कहीं ये जो नॉन इश्यू को जो इश्यू बना, रुकना चाहिए। जरूरत है। यानी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी हम अपने आप को एक भारतीय या इंडियन कहने के बजाय मुस्लिम, मराठा, तमिल, पंजाबी, कश्मीरी में बांटकर अगर रखेंगे तो मुल्क कौन सी उसके ऊपर जाएगा। राम जबान का है, मैं फला मैं ढमका, ये नहीं होना चाहिए ना। अब भारत और इंडिया पे ये चल रहा है कि देखिए, अब नाम चेंज करने की जो शुरू किस चीज से हुई थी और कहां जाकर वो पहुंच रही है। सर जैसा कि आप ये सवाल उठाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है, उसमें जो लिखा जाता है, इंग्लिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें पहले लिखा जाता है इंडिया, और जो हमारा हिंदी में है संविधान, उसके अंदर पहले आता है भारत। तो ये तो दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन नाम, फिर उस पर ऑब्जेक्शन होने की क्या वजह है? वही बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल इश्यू है, पॉलिटिकली डील करना चाहिए उसके साथ में। लेकिन नॉन इश्यू का इश्यू हो रहा है ना, ये इतना बड़ा इश्यू नहीं। आज मुल्क के सामने जो हालात है, मणिपुर का देखिए, वहां पर मतलब इश्यू तो वो होना चाहिए था कि यार ये क्यों हुआ, लेकिन हम वो सब छोड़कर जो है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपके किए गए वादे हैं, 6 महीने बाद आपको परफॉर्मेंस दिखाना है, तो इंस्टेड ऑफ परफॉर्मेंस दिखाए कि आप फिर वही हिंदू मुसलमान करके दोबारा, ये सियासी मामला है। तो खाली मुस्लिम जो नाम है मुस्लिम से जुड़े वही बदलकर हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा करने की कोशिश है ये। आजकल कैसा है साहब, आप देखिए कि आप भी चैनल से वाबस्ता है, तो सच को झूठ और झूठ को सच दिखाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी आ गई है जी। तो उसके अंदर आप दो चीज का इस्तेमाल करते हो कि ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन, जी जी, वो लगा दो आप, और आप मेरे ऑफिस में बैठे, आप न्यूयॉर्क में बैठे ये दिखा सकते, आप कहीं भी दिखा सकते। तो वैसे आजकल सियासी लोगों का भी मामला ऐसा हो गया है कि ग्रीन स्क्रीन लगाकर कुछ भी चला दो। अच्छा, तो जब मुसलमान को बीच में ला लो या दलित को बीच में ला लो, ब्लू स्क्रीन लगाओ या ग्रीन स्क्रीन लगाओ, और अच्छा। जो चलाना है चला लो, क्योंकि वैसे आपकी बात कबूल नहीं करेंगे, लोग समझ जाएंगे आप कर रहे क्या। तो कोई ना कोई की स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन चाहिए। तो मुसलमान और दलित जो है तो वो स्क्रीन हो गए, क्रोमा जो आप क्या कहते हैं उसको, वो स्क्रीन हो गए। वो स्क्रीन के ऊपर ये इनको जो फिल्म में दिखाना है वो दिखा रहे हो। कि जैसा कि अब लव जहाद का मामला आया, वो एक्ट पास किया उन्होंने, तो उससे रियली जो है मुस्लिम समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो है वर्ण व्यवस्था के लिए वो कानून को लाया गया। लेकिन अगर वैसा कहेंगे तो कोई भी हिंदू एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, तो इसलिए लव जहाद बना के डालो उसको, तो वो आग बंद करके कबूल कर लें, क्योंकि ग्रीन से लगा है ना पीछे स्क्रीन, तो वो चल जाएगा। वो मैं बैठा हूँ न्यूयॉर्क में। अब ये बीफ वैन है, बीफ वैन के पीछे भी क्या है मंशा, वो अलग चीज है, लेकिन अब बताया गया कि भाई ये है, तो लोग कबूल कर रहे हैं। हालांकि इसके कारोबारी कौन है सब अच्छी तरह जानते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन। इसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा कौन, इसको खाने वाले सबसे ज्यादा कौन है लोगों को मालूम है। लेकिन
गौ रक्षा के नाम पर इसको जो किया। आजकल सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि किसी भी चीज को एंटी मुस्लिम या एंटी दलित दिखाओ, लोग कबूल कर लें। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो ये थे खान सलीम खान सर, जिन्होंने काफी सादगी से और काफी अच्छे से समझाया हमें ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन। इस चीज को हम सभी को सोचने की जरूरत है। हम सभी भारतवासियों को, हम लोग जो इंडिया के रहने वाले, हम सभी को सोचने की जरूरत है कि ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन को भी बंद करने का वक्त आ गया है। ये नफरतें हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो जो आपसी भाईचारा है इसको खत्म होने में वक्त, वो तो खत्म हो रहा है। जो गंगा जमुना तहजीब है जिसके लिए हमारा मुल्क पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो खत्म करने के लिए ये साजिशें हो रही है। दिख रहा है एक शहर का मामला है, पर ये आगे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।